खैरियत से होंगे। दिस योर होस्ट आसिफ खुर्शीद। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद वाजिद हसन, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल के अंदर एज अ मैक्सिलोफेशियल रेजिडेंट काम कर रहे हैं। और बेसिकली इनको बुलाने का मकसद हमारी जितनी भी प्री मेडिकल फ्रेटर्निटी है, अंडर ग्रेड फ्रेटर्निटी, और उसके अलावा जो पोस्ट मेडिकल ट्रेनिंग्स हैं उनकी इतनी भी क्वेरीज़ों को आंसर करने के लिए हम लोगों ने इनको बुलाया है आज। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, तबीयत कैसी है अल्लाह का आपकी? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अपने बारे में कुछ बताएं आप। जी, मैं अपने बारे में मैं बेसिकली जो मेरी ग्रेजुएशन है वो फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर इशरत अल बाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज से मैं ग्रेजुएट हुआ था इन 2016 एंड आई कंप्लीटेड माय हाउस जॉब इन मई 2017। उसके बाद मैंने फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए और थोड़े टाइम के बाद मैंने अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट की इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। फ़िलहाल मैं एज आ R4 रेजिडेंट काम कर रहा हूँ इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट। सर इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? और इसके अलावा बेसिकली रेजिडेंसी बहुत बड़ी मसरूफियत है। इसके बाद जो टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है तो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम हम चले जाते हैं, और इसके अलावा कोई ख़ास प्राइवेट मसरूफियत। क्लिनिक करने की ख़ास वजह? देखें, प्राइवेट क्लिनिक करने की वजह ये है कि डेंटिस्ट्री बेसिकली मेरी जो फ़ील्ड है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, इसमें हम जो काम करते हैं उसमें हम जनरल डेंटिस्ट्री के प्रोसीजर्स बहुत कम कर रहे होते हैं, ना होने के बराबर करते हैं। सही सही। ठीक है, तो जनरल डेंटिस्ट्री से इन टच रहने के लिए मैं प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ। पैसों वगैरह की कोई ख़ास वजह नहीं है इसमें, लेकिन जो मेरा मेन मकसद है करने का वो ये है कि मैं जनरल डेंटिस्ट्री अपनी जो है कंटिन्यू रखूँ और उस काम करता रहूँ, और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी अच्छे से तरीके से कर सकूँ। सही। अच्छा सर, उसके अलावा जो ये आपके हमारे प्री मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो लोग बीडीएस को करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? देखें, BDS वैसे तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखें, इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि एक 4 साल की डिग्री है, फिर आपके पास एक साल हाउस जॉब है। ठीक है, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू MBBS। ठीक है, सही सही। फिर ये है कि जब आप हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब में आपकी नाइट्स वगैरह नहीं होती हैं इसमें। ठीक है, बस एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में वार्ड में अगर आपकी ड्यूटी है तो उसमें आपकी नाइट्स हो सकती हैं। बाकी पूरी हाउस जॉब आपको नाइट ड्यूटीज़ नहीं करनी होती, हेक्टिक हाउस जॉब नहीं होती। आपको काम अच्छा है, मज़ा आता है काम करने में, और एट द एंड ऑफ द डे आपको एक डॉक्टर का लेबल भी मिल जाता है, जो कि हर प्री मेडिकल स्टूडेंट को जो चाहिए होता है। बेसिकली दैट इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी प्री मेडिकल स्टूडेंट के नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाए, और फील्ड भी नो डाउट बहुत अच्छी है, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है ये। अच्छा, तो उसके अलावा सर आप मुझे एक बात और प्लीज़ ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स बीडीएस को एज अ करियर चूज़ करते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये एक सिर्फ दांतों से रिलेटेड फील्ड है, इसमें हम लोग प्रॉपर बॉडी के बारे में कुछ नहीं पढ़ते, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ दांतों के हवाले से ही पढ़ते हैं। लोगों की एक मिथ्स भी होती है ना कि उनके नज़दीक हम लोग पूरे 4 साल सिर्फ 32 दांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब बीडीएस के क्राइटेरिया के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब आप उनको बोलेंगे नहीं भाई, आप सिर्फ दांत नहीं पढ़ते, आप उसके अलावा भी चीज़ें पढ़ते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये। जब मैं भी मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ था, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान जो है पहले जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करता है वो MBBS के लिए करता है। फोकस हर इंसान का MBBS का होता है, मेरा ख़ुद का फोकस भी MBBS पे ही था। बट ये है अनफॉर्चुनेटली लोगों को हर किसी को MBBS की सीट नहीं मिल पाती। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से था, तो मैंने BDS फिर ऑप्ट किया, और जब मैं बिल्कुल एंटर हुआ मेडिकल कॉलेज में तो मेरे भी माइंड में यही चीज़ें थी कि मैं सिर्फ दांतों को देखूंगा, दांत पढ़ूंगा और यही चीज़ बस मैं करूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब स्टार्ट आपका होता है फर्स्ट ईयर में, जब आप आते हैं तो उसमें जो आपकी बेसिक साइंसेस होती हैं उसमें आपके पास एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट्री का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो आप पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट ईयर में सही। टोटली डेंटिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे होते। फिर आपका सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से होता है कि एक के बाद 2 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। थर्ड ईयर में फिर आपके प्री क्लिनिकल स्टार्ट होते हैं, तो उसमें आप मेडिसिन, सर्जरी के वार्ड्स भी जाते हैं। और फिर फाइनल ईयर में ऐसा है कि आपके पास टोटली डेंटिस्ट्री के ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, और आपने डेंटिस्ट्री के प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल आवर्स अपने पूरे करने होते हैं। क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं आपकी, और उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक जो मेरी फील्ड है फॉर एग्जांपल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे केसेस भी देखते हैं, और बहुत ही बेसिकली आपको ये फील्ड बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें आप
बॉडी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं हम। इसमें फ्रैक्चर्स भी देख रहे होते हैं, कैंसर्स भी देख रहे होते हैं, सिस्ट एंड माइनर ट्यूमर्स भी देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दांतों को ही देखना है और दांत ही पढ़ने हैं। बहुत फील्ड बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बस दांतों पे कन्फाइंड होकर रह जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत चीज़ें हैं इसमें। क्योंकि सर मैं खुद एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट, तो मुझे इस बात का पता है कि हम लोगों ने थर्ड ईयर के अंदर जो मेडिसिन वगैरह पढ़ी है, तो उसके अंदर हम लोगों ने गायनी के अलावा हर चीज़ पढ़ी है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी ऐसे बिल्कुल ऐसा है। मेडिसिन पढ़ाने का जो मकसद था उनका वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे, हाउस जॉब के बाद आप प्राइवेट क्लिनिक में काम करेंगे या अपनी हाउस जॉब में भी अगर आप काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेशेंट का दांत निकाल रहे हैं, अगर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को कोई ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, आपने उसके प्रॉपर ब्लड टेस्ट नहीं कराए, ठीक है, आपने उसके ब्लड टेस्ट नहीं कराए, आपको उसके ब्लीडिंग प्रोफाइल नहीं पता, आपने तो दांत निकाल दिया, फिर क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। सही सही। ठीक है ना? तो मेन मकसद आपका ये होता है कि मेडिकल रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो आप लोगों को थर्ड ईयर में इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि कल जब आप अपने क्लिनिकल रोटेशंस पे आएँ, आप अपनी हाउस जॉब में आएँ और आफ्टर हाउस जॉब आप अपने क्लिनिक्स करें, तो आपको पेशेंट के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पेशेंट की जितनी भी बीमारियां हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वजह से जो है आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सही, मतलब इन शॉर्ट कि ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टमिक डिजीज़ वगैरह आपको पढ़ाई जाती ऐसा भी है कि ओरल मैनिफेस्टेशंस भी आपको पढ़ाई जाती हैं, उसमें उसका एक अलग सब्जेक्ट होता है आपका ओरल मेडिसिन है। जो बेसिकली आपने जो बात की थी मेडिसिन और जनरल सर्जरी, वो पढ़ाने का मकसद ये होता है कि बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में आपको पता हो, ताकि आप अपने पेशेंट को जब भी ट्रीट करें तो आप हर चीज़ की प्रिकॉशंस पूरी तरह से लें और फिर अपने पेशेंट को ट्रीट करें। सिर्फ दांत निकालना ही नहीं होता, पेशेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है बेसिकली आपने। सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए सर, ये तो बात हो गई बिल्कुल। अच्छा उसके अलावा जो रोटेशंस हम लोगों की लगती हैं फाइन थर्ड ईयर के अंदर, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर लगती हैं जो बीडीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। रोटेशंस आपकी जो डेंटिस्ट्री से के हवाले से जो आपकी रोटेशंस होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल के हवाले से। अच्छा, मेडिकल के हवाले से आप बात करें, ठीक है। देखिए इसमें दो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी, ठीक है। आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स को पूरा मैनेज करें। आपकी रोटेशन जो कोरली रोटेशन है आपकी वो मेडिसिन में और सर्जरी में ही लगेगी। और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स में भी आपकी कोई ड्यूटी लग जाती है, ईएनटी में ड्यूटी आपकी लग जाती है, लेकिन गैस्ट्रो में लग जाती है आपकी ड्यूटी। लेकिन उसमें बस आपको ये होता है कि आपको बेसिक हिस्ट्री एग्जामिनेशन और थोड़ा बहुत डिजीज़ के बारे में चीज़ों को पता होना चाहिए, इसलिए आपकी ये रोटेशन लगाई जाती है। कोई इसमें आपको ये नहीं है कि बहुत ही मतलब आप ये सोच लें कि हमें जाके वहाँ पे पेशेंट को पूरा ट्रीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी जो मेन रोटेशन है वो मेडिसिन की है और सर्जरी की है, उसमें सब डिविजन्स आती हैं, सब स्पेशलिटीज़ आती हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके जो भी कोऑर्डिनेटर है कि वो कौन सी रोटेशन आपकी लगाता है इसमें। चलिए इससे पहले बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि आपके पास जो बीडीएस है वो सिर्फ दांतों के हवाले से नहीं है, इसके अलावा आपको बॉडी के हवाले से भी पढ़ाया जाता है, ताकि वो आपके पास जब कल कोई क्लिनिक में पेशेंट आए तो आप उसको ट्रीट कर सकें एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ डेंटिस्ट सिर्फ। अच्छा सर, आप मुझे एक बात और प्लीज़ ये बताएं कि ये तो बात हो गई आपके हमारे जो प्री मेडिकल के जो डेंटल एस्पिरेंट्स और मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके हवाले से आपने बता दिया। तो अब जो आपके पास अंडर ग्रेड्स हैं बीडीएस के लोग, उनके हवाले से आप क्या एडवाइस वगैरह करना चाहेंगे उन लोगों को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, पहले तो उनकी बात की जाए। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो अभी जिनका एडमिशन हो रहा है या होने वाला है, उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो अभी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फ़र्स्ट ईयर में एनाटमी है, फिजियोलॉजी है एंड बायोकेमिस्ट्री है, डेंटल सब्जेक्ट्स को तो आपने पढ़ना ही है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं बेसिक साइंसेस के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। ये सब्जेक्ट्स आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। जो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। आपने अपनी क्लासेस प्रॉपरली लेनी है, आपने क्लासेस में बंक नहीं करना, शंटिंग नहीं करनी है। और इन सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जब आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको फिर ये चीज़ें उस वक्त याद आएंगी कि हाँ वाकई हमने उस वक्त अच्छी पढ़ाई की है, तो आज हमें ये एग्ज़ाम आसान लग रहा है। क्योंकि कोर्स आउटलाइन किसी एग्ज़ाम की डिफाइंड नहीं होती। आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं एक बार, तो आपके पास कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसकी वेल डिफाइंड कोर्स आउटलाइन हो। कुछ भी पूछ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन में अपनी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एग्ज़ाम आप अपना बहुत अच्छी तरह से फिर क्लियर कर सकते हैं अगर आप अभी अच्छा पढ़ते हैं तो। अच्छा,
तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड ईयर होते हैं उसमें जो मेन बेसिक साइंसेज होती हैं आपके पास, तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें मेडिकल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। बिल्कुल, आपने मेडिकल सब्जेक्ट्स को भी सही पढ़ना है, सही डेंटल सही। सब्जेक्ट्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बेसिक साइंसेज मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू योर डेंटल सब्जेक्ट्स। सही सही बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा सर ये जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पहले तो आप थर्ड ईयर के बारे में खैर मुझे बताएं कि जो मेडिसिन और सर्जरी की जो वार्ड्स में ट्यूशन लगती हैं उनमें हम वहाँ पे जाके क्या चीज़ है जिसको हम लोग ग्रैब करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को वहाँ पेशेंट मैनेजमेंट तो नहीं करनी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें प्रॉपर फोकस करना है ड्यूरिंग ट्यूशन, ऑर्थोपेडिक, कार्डियो, गैस्ट्रो वगैरह में जो हमारी ट्यूशन लगती हैं। देखिए, मेन जो आपका वहाँ जाके आपने जो काम करना है वो आपने अपनी हिस्ट्री, अपनी एग्जामिनेशन, ये बहुत अच्छे से करनी है, सही ठीक है। सही आपको सही। भेजा ही इसलिए जाता है कि आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, आपको एग्जामिनेशन अच्छी सी करना है और आपको थोड़ी बहुत वार्ड की मैनेजमेंट पता हो कि वार्ड में काम किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कल आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल को अगर ज्वाइन करते हैं अपनी हाउस जॉब के बाद, तो वहाँ पे आपके वार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी डिपार्टमेंट है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का अपना एक वार्ड होता है। उस वार्ड में आपके पास तमाम वो सारी चीज़ें होती हैं जो ये मेडिसिन और सर्जरी के वार्ड में होती हैं। पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट की ब्लड टेस्ट वगैरह और पेशेंट की जो भी चीज़ें हैं उनको आपने मैनेज करना होता है। सही। तो जो मेन फोकस आपने अपना करना है वो ये करना है कि आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बहुत अच्छी से करनी है और थोड़ा बहुत आपको डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कल आप जब भी अपने क्लिनिक्स पे और अपनी हाउस जॉब में काम करें तो आप पेशेंट की हिस्ट्री से अपने ट्रीटमेंट को प्लान कर सकें फिर। थर्ड ईयर के अंदर मतलब हमें फोकस करना है हिस्ट्री के ऊपर और एग्जामिनेशन के ऊपर। बिल्कुल, और थोड़ा बहुत आपने अपनी जो भी पेशेंट की मेडिकल कंडीशंस हैं उनको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री एग्जामिनेशन, क्योंकि आपने एग्जाम भी देना होता है मेडिसिन और सर्जरी का, तो उसमें आपने बेसिकली जो मेन डिजीज़ हैं जो आप अपनी कॉमन लाइफ में देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, इस तरह की जो मेन डिजीज़ होती हैं ये तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। कार्डियक डिजीज़ जो भी हैं, कार्डियक इशूज़ हैं पेशेंट्स को, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़नी भी हैं और अपनी वार्ड में भी अगर आपको मौका मिलता है कोई ऐसा पेशेंट देखने का, तो आप उसको भी देखना है आपने बहुत अच्छे से। सही। अच्छा, उसके अलावा एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी इंडस्ट्री, तो उसके अंदर जो हम लोग रिसर्च वगैरह पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब क्या मामला हैं हम लोगों को रिसर्च जो सब्जेक्ट होता है अंडर ग्रेड के अंदर हम लोग रिसर्च को सही तरीके से सीखते नहीं है, मैंने एक चीज़ देखी है लोगों के अंदर, तो स्टूडेंट्स के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि इसके हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि भाई रिसर्च के क्या मामला हैं आगे, फर्दर क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ आपको काम आ सकती है आपकी पब्लिकेशंस वगैरह। देखें, रिसर्च का जहाँ तक सवाल है तो थर्ड ईयर में जो हमें कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में रिसर्च पढ़ाई जाती है, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको लोग जो हैं बहुत मैं कहूँगा कि सीरियस नहीं लेते, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपकी आगे जाके जितनी भी आपकी प्रमोशंस होनी हैं इस वाहिद सब्जेक्ट की बेसिस पे होनी है, क्योंकि इसमें जो चीज़ आप पढ़ते हैं रिसर्च, सही। आज भी मैं देखता हूँ हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हम लोगों का रिसर्च बहुत वीक होता है। क्लिनिकल्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ हम बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन जब भी बात आती है रिसर्च पे तो हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बात किसी ने बताई नहीं। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने रिसर्च करनी नहीं है अपनी अंडर ग्रेड में, ठीक है। आपसे ये नहीं कोई बोला कि आप पढ़ें और रिसर्च करें, ठीक है। आपको थर्ड ईयर में एक रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपका कोर्स का पार्ट है, लेकिन जो चीज़ इसमें आपको बताई जाती है वो ये है कि हाउ टू डू अ रिसर्च, आपने रिसर्च कैसे करनी है, आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रॉम योर एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम योर डेटा कलेक्शन, फ्रॉम योर मेथडोलॉजी, योर इंक्लूजन एंड योर रिजल्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो इतनी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से रिसर्च पे कमांड हासिल कर ली तो आप जब अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम ले लिया, आपने कोई 4 ईयर एग्ज़ाम लिया, ठीक है, वो आपने जो भी एग्ज़ाम लिया, ठीक है, उसमें आपका सबसे पहले तो एक रिसर्च आपका होगा, एक प्रोजेक्ट आपका रिसर्च प्रोजेक्ट एक होना है, आप करना है आपने, ठीक है ना। बहुत सारे लोग उस रिसर्च में ही जो है लैग करते हैं, जो कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में प्रॉब्लम जो होती है। क्लिनिकल एग्जाम्स तो हर बंदा क्लियर कर लेता है, लेकिन रिसर्च करने में ही लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर में उन्होंने रिसर्च अच्छे से पढ़ी नहीं होती। सही है। सिस्टम की लैकनेस देखते हैं आप किसी जगह पे एक रिसर्च के हवाले से जहाँ सिस्टम लाइक कर रहा हो। बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ जो एक बिटर रियलिटी ये है कि जो हमारा मुल्क है यहाँ पे रिसर्च को इतनी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी रिसर्च को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है ना। इस वजह से जो है सिस्टम में इशू है।
हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें। बच्चों को 3rd ईयर में हम क्लिनिकल रोटेशंस जो कराते हैं जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन की, वो एक अच्छी चीज़ है, वो करानी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ उसके आवर्स को थोड़ा कम करके रिसर्च पे टाइम ज़्यादा लगाएं, फोकस ज़्यादा कराएं, क्योंकि एक वाहिद यही सब्जेक्ट है जो कि आपको, अगर आपको आगे प्रमोशंस के लिए भी आपको अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे। आप ग्रेजुएट हो गए, आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया, अब आप आगे मज़ीद फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर ली, आपको फर्स्ट जो पॉसिबल आपकी जो पोस्ट होगी वो फॉर एग्जांपल सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट होगी। अब आपने उससे ऊपर जाना है तो आपके पास पब्लिकेशंस होनी चाहिए। फिर आपने मज़ीद असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर जाना है तो आपके पास पब्लिकेशंस होनी चाहिए। प्रोफेसर बनना है तो आपने पब्लिकेशंस होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये एंड तक, जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते तब तक आपको ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बिल्कुल ये चीज़ बताई नहीं जाती। मतलब प्रोफेशनल लाइफ जब तक आपने ख़त्म नहीं किया, आपकी रिसर्च आपकी जान रिसर्च नहीं, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही। और रिसर्च से देखें, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका माइंड भी खुलता है। आप जब रिसर्च करते हैं किसी चीज़ पे, आपको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है, नई एडवांसमेंट्स के बारे में पता चलता है, नए प्रोसीजर्स के बारे में पता चलता है। अप टू डेट रहते हैं बेसिकली। ये आप रिसर्च से ही तो चीज़ें सीखते हैं। बुक्स तो आपकी बहुत पहले की लिखी हुई हैं, ठीक है ना, उन बुक्स में आपने एक चीज़ पढ़ ली, लेकिन रीसेंट एडवांसमेंट्स तो आप रिसर्च करोगे तो ही आपको पता चलेंगी ना। एक ये भी एक इसका पहलू है रिसर्च करने का कि एक तो आपकी प्रमोशन है, सेकंड थिंग ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये जितनी भी रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं, इनसे आप ये जो चीज़ें आप सीखेंगे ये आप रिसर्च से ही सीखेंगे। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी जो है फजूल सब्जेक्ट नहीं है, ड्राई सब्जेक्ट नहीं है। लोग इसको नहीं अच्छा समझते, बच्चे ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट से दूर भागते हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल आप जो हैं छोड़ दें, साइड लाइन कर दें और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करें। नहीं, रिसर्च आपने बहुत अच्छे से करनी है। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा उसके बाद प्लीज़ एक बात आप मुझे और ये बताएं अंडरग्रेड के हवाले से, लास्ट क्वेश्चन, कि जो आपके पास फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि उनका वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा होता है पेशेंट्स के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू। अच्छा देखें भाई, फाइनल ईयर में जो आपने करना है फोकस, वो आपने 2 चीज़ों पे फोकस करना है। पहली चीज़ आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपके डेंटिस्ट्री, कोर डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये पढ़ाई आपने करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ आप अपना थियोरेटिकली पढ़ेंगे वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी क्लिनिकल्स में, ठीक है। आपने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ आपकी जो भी रोटेशंस हो रही हैं, सर्जरी की एक रोटेशन होगी, आपकी प्रोस्टो की एक रोटेशन होगी, ऑर्थोडोंटिक्स की एक रोटेशन होगी और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की एक रोटेशन होगी, ठीक है। तो इन तमाम रोटेशंस को आपने बहुत अच्छे से करना है। अब तक आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया। इसके बाद आपने, अब जो आपका जो मेन आपकी जो करियर आपका स्टार्ट हो रहा है, वो समझ लें आपका फाइनल ईयर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं ख़ुद भी पर्सनली बच्चों को कोशिश करता हूं कि बच्चे मैक्सिमम काम सीख लें, सही, ताकि जब वो अपनी कल हाउस जॉब में आएँ तो उनके पास सारी तमाम नॉलेज उनके पास मौजूद हो। उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो एग्ज़ाम करके आए हैं, क्लियर करके आए हैं, तो अब आके वो जाके जब वो क्लिनिकल्स में काम करें तो उनको मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ एक हाउस ऑफिसर से कि उसको तमाम बेसिक चीज़ें पता हों। सर अच्छा उसके अलावा एक सवाल, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, देखिए क्लिनिकल्स जो हमारे पास रोटेशन वगैरह होती हैं, उसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी होती है। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, शायद और भी लोगों का हो, तो हम लोग को पढ़ाई भी साथ साथ करनी होती है। तो इसमें बहुत बड़ा एक क्लैश आता है कि आप रोटेशंस के बाद घर जाते हैं, आप थके हुए होते हैं, 6-7 घंटे आप काम करके जा रहे हैं ओपीडी के अंदर। देखें, ऐसा नहीं है कि आपकी जो फाइनल ईयर की क्लिनिकल रोटेशंस हैं वो 5 घंटे या 6 घंटे की होती हैं। मैक्सिमम जो आपकी रोटेशन है वो 4 घंटे या 3 घंटे की रोटेशन होती है। और इस रोटेशन में ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ये एक्सपेक्ट करे कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारी चीज़ें आप सारे काम करें। आपका जो हमारा जो मेन फोकस होता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की रोटेशन लगाने का, वो ये होता है कि उसमें वो बेसिकली बच्चों को काम सिखाया जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। आप इसमें ब्रेक्स ले सकते हैं बीच में, आपको आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक भी मिल सकता है। और इसके अलावा जो है, आप जब आप अपनी रोटेशन में आते हैं तो आपको काम सीखना होता है, तो आप उसमें अगर इंटरेस्ट लेते हैं और काम अच्छे से सीखते हैं तो आप इतना थकते नहीं हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं कि पढ़ाई की, जो पढ़ाई जो आपने अपनी करनी है, अब आप ये बोलेंगे कि मैं रोटेशन भी कर चुका हूँ इतनी और सुबह लेक्चर भी लिया मैंने और अब मैं पढ़ूँ कैसे। तो देखें, पढ़ने का जो मेन तरीका होता है वो ये है कि आप अपनी जो रोटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्जरी की रोटेशन कर रहे हैं,
तो आप उसी सब्जेक्ट को उस रोटेशन के दौरान पढ़ें। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी वो चीज़ें आप अपने सीनियर से आके डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप उस वक्त उस रोटेशन में मौजूद होंगे, ठीक है। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप अपनी फिर आप ये देखेंगे कि वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, तो आपको पढ़ाई भी आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं उस चीज़ को पढ़ना बहुत आसान होता है और एग्ज़ाम में वो चीज़ डिलीवर करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो पढ़ाई आपने कोई 4 घंटे 5 घंटे घर जाके नहीं करनी, आप मैक्सिमम 1 या 2 घंटे भी पढ़ लें अगर, तो भी ये मोर दैन इनफ है आपके लिए। और मैंने जो बताया आपको कि आपकी रोटेशन के साथ साथ आप अपना वो सब्जेक्ट पढ़ें तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अपनी रोटेशन को आप अच्छे से करें, कोई आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप रोटेशन को बहुत आपने हर चीज़ उसमें जाके खुद से करनी है। आपके पास सीनियर्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, रेजिडेंट्स मौजूद हैं, हाउस ऑफिसर्स मौजूद हैं, आपके लेक्चरर्स मौजूद हैं, फिर जाके आप लोगों का नंबर आता है। तो आप लोगों को हम ये हरगिज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकाएं या आपसे सुबह से लेके अपने साइन आउट के टाइम तक आपसे काम ही कराते हैं, ठीक है। तो ये है कि इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। सर उसके अलावा हाउस ऑफिसर्स जो होते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस आप क्या करेंगे कि वो जिनका 1 साल होता है किस लिहाज से उनको देखना चाहिए, चीज़ों को टैकल करना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उनका वो बिल्कुल पहला स्टेप होता है, तो किस तरीके से वो मैनेज करेंगे? देखिए, हाउस जॉब की जहाँ तक बात है, हाउस जॉब मैं ये कहूँगा, हाउस जॉब आपका बहुत अच्छा टाइम होता है। ये वो टाइम है कि ये टाइम ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। इसमें आपके जो दोस्त हैं, ये दोस्त आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। इस टाइम को बिल्कुल भी अपने ऊपर चीज़ों को सवार नहीं करें। और रही बात काम की, तो काम इसमें आपने अपनी हर रोटेशन में बहुत अच्छे से करना है। कोई रोटेशन ऐसी नहीं है जो गैर ज़रूरी आपके लिए लगाई गई है आपकी। लोग बहुत सारी रोटेशंस को कहते हैं कि अच्छी रोटेशन नहीं है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ आप अपनी हाउस जॉब में काम करेंगे, यही चीज़ आपको आगे जाके आपकी जो आपका की प्रोफेशनल लाइफ होगी उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपने हर काम को आप बहुत तमीज़ से करें, हाउस जॉब में शंटिंग बिल्कुल भी नहीं करें, और जो भी आपकी रोटेशन होती है उसमें बहुत अच्छे से काम करें, हर स्टेप को सीखें। आपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए, अब आप फाइनल के एग्ज़ाम्स के बाद अब अपनी हाउस जॉब में हैं तो आपके पास फ्रेश नॉलेज भी होगी हर चीज़ की। और जो रोटेशन आप जिस रोटेशन में आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहें, ताकि आपकी नॉलेज भी जो है फ्रेश होती रहे, सही सही। ठीक है। बार बार आपको जो चीज़ें जो आप काम कर रहे हैं आप फंसे नहीं। कोई स्टेप में आप फंस रहे हैं, आपने देखा यार यहाँ मैं फंसा था, आपके सीनियर ने आपको बता दिया, आप उस चीज़ को घर जाके भी पढ़ें। और अपनी जो जितनी भी रोटेशन है उनमें बहुत अच्छे से बहुत तमीज़ से सारा काम करें, कोई रोटेशन आपकी ख़राब नहीं हो, ये मेक श्योर करें। और अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से अच्छे अपने टर्म्स रखें, क्योंकि आगे जाके सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अपने किसी भी सीनियर को जो है आपने डिसओबे नहीं करना, किसी सीनियर का मजाक नहीं उड़ाना। कोई सीनियर अगर गलत काम कर रहा है तो आपने लोगों को जाके नहीं बताना। मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा हाउस ऑफिसर्स जो हैं अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि उनको काम नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सीनियर हैं वो आपसे पहले ग्रेजुएट हुए हैं और आपके पास उस डिपार्टमेंट में आपसे सीनियर हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। कोशिश करें अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करें, अपना रोज़ कुछ नया सीखें और अपना काम बहुत अच्छे से करें, और बेसिक चीज़ों को बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। आपकी रूट कैनाल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपका जो ब्रेड एंड बटर है रूट कैनाल फिलिंग्स, इससे ही आपने अपना अर्निंग अपनी बनानी है। जो आपकी मेन अर्निंग है वो आपकी रूट कैनाल और आपकी फिलिंग्स और आपकी एक्सट्रैक्शंस, ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, आपकी कमांड हो गई इन चीज़ों पे, तो ज़िंदगी में कभी आप आगे जाके फंसेंगे नहीं। सही, ठीक ठीक ठीक। सर उसके अलावा देखिए, ये तो बात हम लोगों ने कर ली अंडर ग्रेजुएशन की, तो आप प्लीज़ बताएं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास आफ्टर BDS कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? देखें, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है आपने जो मुझसे पूछा है। ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। देखें, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहले तो आप अपना जो है एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपना बना लें, ठीक है। आप अपने गोल्स पहले सेट कर लें कि आपने क्या चीज़ आपने करनी है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले आप अपना डिसाइड करें कि यार फ़लाँ फील्ड में मुझे काम करना है, ठीक है, मुझे आगे जाके इस फील्ड में मज़ीद अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो उसके बाद फिर आप जो है ये देखें कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अब आपके पास क्लिनिकल है एंड और नॉन क्लिनिकल है, ठीक है, दो आपके पास फील्ड्स आती हैं। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल की, तो क्लिनिकल में जो आपके पास
जो 4 ईयर प्रोग्राम डिग्री है वो है FCPS, और उसके बाद फिर आपके पास साथ साथ आपके पास MDS भी है। दोनों डिग्रीज़ तकरीबन बराबर हैं, ठीक है। ये 2 डिग्रीज़ हैं आपके पास, और इसके अलावा फिर आपके पास MSc की अपॉर्चुनिटी है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में इन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। और फिर आपके पास अगर बेसिक साइंसेस में है तो वहाँ पे भी आपके पास MDS का एक ऑप्शन है, आपके पास MSc का ऑप्शन है, आपके पास MPhil का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सर आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है MPH का, हर बंदा MPH की तरफ जा रहा है और बहुत सारी वैकेंसीज भी आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इस वक्त इसके बारे में कुछ कमेंट करना बहुत जल्दी हो जाएगा कि अभी अगर मैं इसके बारे में कोई बात आपसे करता हूँ, आने वाले 10 सालों में मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होगा। हो सकता है यहाँ भी बहुत सैचुरेशन हो जाए। जो लोग इसको अभी एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हो सकता है यहाँ पे भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो जाएं, ठीक है। तो मेरी जो प्रेफरेंस है वो ये होगी कि या तो आप क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में रहें या आप बेसिक डेंटिस्ट्री में रहें, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं कि डेंटल कॉलेजेस, डेंटल स्कूल्स बहुत सारे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो ज़्यादा आएंगी वो आपकी क्लिनिकल या बेसिक डेंटिस्ट्री में ही आएंगी। MPH के बारे में मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि ये चीज़ आगे जाके आपको बहुत कुछ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इसके बारे में बहुत इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन MPH। तो ये बात अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं। सही सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा प्लीज़ मुझे एक बात और ये बताएं कि आपके FCPS की जो बात है, क्योंकि आप खुद FCPS ट्रेनी है, तो FCPS के बारे में बताएं, क्या चीज़ है ये, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इसकी, कब देखें, स्टार्ट करनी चाहिए तैयारी? FCPS की जहाँ तक बात है तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो बेस्ट टाइम होता है आपका प्रिपरेशन का FCPS का, वो आपकी हाउस जॉब के एंड के 4 महीने, उसमें आप अपनी तैयारी शुरू करें। आपकी हाउस जॉब ख़त्म होने लगे तो आपकी तैयारी तकरीबन पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपनी डेट लेनी होती है। साल में 3 से 4 अटैम्प्ट्स होते हैं FCPS के, सही, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट पॉसिबल अटैम्प्ट आता है आपके पास हाउस जॉब के फ़ौरन बाद, वो आप अगर आप वो दे रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको मिनिमम जो आपका स्टडी ड्यूरेशन होना चाहिए वो 5 महीने का, 6 महीने का होना चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि इतना टाइम अगर एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई को देता है पार्ट 1 की, तो वो बहुत आराम से अपना FCPS पार्ट 1 क्लियर कर लेता है। पढ़ाई का जहाँ तक बात है, पढ़ाई की है कि बेसिक सब्जेक्ट्स इसमें ज़्यादा आते हैं, तो आपने अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आपने जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके, बेसिक साइंसेस, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ आगे जाके हेल्प देगी। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए। FCPS की तैयारी में आपने बेसिक सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने अपना थोड़ा बहुत क्लिनिकल सब्जेक्ट को भी देखना है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस आपका होगा वो बेसिक सब्जेक्ट्स पे होगा, और जो ड्यूरेशन होगी वो आपकी 5 से 6 महीने की होगी, और जो बेस्ट टाइम होगा आपका वो हाउस जॉब से 4 महीने पहले आप स्टार्ट कर दें। सर रेजिडेंसी जो होती है FCPS पार्ट 1 के बाद, तो उसकी क्या मामला होता है? हमारे पास इंडस्ट्री में कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें रेजिडेंसी की इंडक्शन होती है? देखें, क्लिनिकल जो आपकी डेंटिस्ट्री है, इसमें जो फाइनल ईयर के आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों में आपके पास रेजिडेंसी के ऑप्शन हैं। सर्जरी है, ऑपरेटिव्स है, ऑर्थो है और प्रोस्टोडोंटिक्स, ठीक है। तो इन चारों में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डेंटल स्कूल्स हैं ऐसे जो कि रेजिडेंसी ऑफ़र कर रहे हैं। आपने अपना पार्ट 1 क्लियर किया, उसके बाद फिर दोबारा आपने फ़ौरन पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है अपनी रेजिडेंसी के लिए। जो फील्ड आप चूज़ करते हैं, उस सबसे पहले तो आपने वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। सही। उसकी पढ़ाई शुरू कर दें, आप फ़ौरन ही पढ़ाई शुरू कर दें ताकि आपको रेजिडेंसी मिलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पार्ट 1 क्लियर्ड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और रेजिडेंसी की स्लॉट्स बहुत कम हैं। तो जो मैं ये बात कहूँगा कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा अपने रेजिडेंसी एग्ज़ाम में। पार्ट 1 क्लियर करने से ज़्यादा मुश्किल मैं कहता हूँ रेजिडेंसी एग्ज़ाम है, क्योंकि वहाँ पे आपको पोजीशन लेनी होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आपको रेजिडेंसी मिलती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपने हर जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया उसको रेजिडेंसी मिल गई। मल्टीपल कॉलेजेस हैं, मल्टीपल स्कूल्स हैं, मल्टीपल सुपरवाइजर्स हैं, इसमें हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो पहले तो ये है कि आपने पार्ट 1 क्लियर करने के बाद आपने अपना ये बना लिया फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपका, आपने वो देख लिया। फिर आपने अपने कॉलेजेस पहले देखे। CPSP की वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस मौजूद हैं कि जो डेंटिस्ट्री में रेजिडेंसी ऑफ़र कर रहे हैं कराची में।
और उन सबको आपने टारगेट किया, देखा भाई कि ये जगह हैं जहाँ मुझे रेजिडेंसी मिल सकती है। फिर आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार देखना है, उसमें देखना है कि इनकी कब रेजिडेंसी अनाउंस हो रही है, उसके हिसाब से फिर आपने जो है अपनी रेजिडेंसी की प्रिपरेशन करनी है। साल में 2 बार इंडक्शन आती है, एक इंडक्शन होती है जनवरी में और एक इंडक्शन होती है जुलाई में। तो एग्ज़ाम जो होता है मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर और जून में होता है। सर अंडर ग्रेड की जो CGPA होती है वो कितना मैटर करती है आपके पोस्ट ग्रेड के अंदर? देखें, CGPA मैटर इतनी ज़्यादा नहीं करती। CGPA बस एक ये है कि आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी GPA आ जाती है। ऐसा नहीं है कि जिनकी GPA कम है वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। होते हैं लोगों के साथ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि नहीं पढ़ पाते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ लोगों का डिलीवर करने का तरीका अच्छा नहीं होता एग्ज़ाम वाइवा में, तो उसकी वजह से भी उनकी GPA थोड़ी सी कम होती है। GPA इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं या जितने भी जगहों पे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी मेरी GPA कंसीडर किया है। जो एग्ज़ाम आपका रेजिडेंसी का है वो एग्ज़ाम आपने अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स के साथ क्लियर करना है। पार्ट 1 आपका है, पार्ट 1 में आपसे कोई GPA नहीं मांग रहा आपकी, बट कोशिश ये करें कि GPA मिनिमम आपकी 3 से अबव हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी 2.8 2.6 GPA है वो आगे कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। GPA इतनी मैटर नहीं करती। आप के पास अगर आपने शुरू में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके तो आपके पास आगे टाइम है, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप जहां आपको लग रहा है कि मैं इस सब्जेक्ट में मुझे मसले होते थे, आप अपने रेजिडेंसी से पहले जो आपका पार्ट 1 है आप उसमें उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम लगा लें। देखें, पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइड दैट कि आप कितने सिंसियर हो। अगर आप फोकस के साथ अच्छे से पढ़ सकते हो तो मैं नहीं समझता कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है जो कि मुश्किल है और क्लियर नहीं किया जा सकता। हर एग्ज़ाम आप अपना क्लियर कर सकते हैं अगर आप सिंसियर होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो। आपकी GPA अच्छी नहीं आई, कोई बात नहीं, आप आगे चल सकते हैं, आगे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और हर एग्ज़ाम में टॉपर्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था अपने अंडर ग्रेड में, मतलब एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रेजिडेंसी में आया, रेजिडेंसी के एग्ज़ाम्स दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे स्कोर्स किए और मुझे रेजिडेंसी मिली, जल्दी मिली, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। ऐसा भी है कि जो टॉपर्स होते हैं उनको रेजिडेंसी मिलने में टाइम लग जाता है। तो GPA इन चीज़ों पे इतना मैटर नहीं करती। सही, ठीक। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक बात प्लीज़ और ये बताएं कि आप अगर सपोज़ किसी कैंडिडेट ने क्लियर किया FCPS सिंध से और वो चाह रहा है पंजाब में इंडक्शन, तो उसके लिए क्या मामलात हैं? देखें, इसमें ये होता है कि एक प्रोग्राम है सेंट्रल इंडक्शन प्रोग्राम CIP, उसका एक उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे रेजिडेंसीज अनाउंस होती हैं। आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है वहाँ पे, बहुत लंबी चीज़ है। आपने वहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो बनाना होता है, आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करते हैं। आपका पार्ट 1 का रिज़ल्ट उन लोगों को, वो लोग पहले से ही CPSP से वो लोग आपका पार्ट 1 के जो स्कोर होता है उस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, उसमें आपकी रिसर्च थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसमें रिसर्च के मार्क्स भी होते हैं, आपकी हाउस जॉब के मार्क्स भी होते हैं और आपकी शायद थोड़ा बहुत GPA का भी इम्पैक्ट होता है उसमें। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि वहाँ रेजिडेंसी ऑप्शन ज़्यादा हैं। अच्छा, तो चांस अगर आप CIP में अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। सीट्स कितनी होती हैं अंदाज़न? देखें, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ पे कितनी सीट्स होती हैं, क्योंकि जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता होता कि किस इंडक्शन में उनको कितने रेजिडेंट्स मिलने हैं। नहीं, आपके जो हॉस्पिटल या जो डेंटल स्कूल रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है वहाँ पे एक PGMI का डिपार्टमेंट होता है। तो वो लोग जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट्स हमें इस बार इंडक्ट करने हैं। तो ये चीज़ तो कोई नहीं बता सकता कि कितनी सीट्स होती हैं, कितने कैंडिडेट्स को इंडक्ट किया जाएगा। ये लक है टोटली आपकी। कभी कभार एक साथ एक डिपार्टमेंट में 8-8 10-10 रेजिडेंट्स भी इंडक्ट हो जाते हैं, तो कभी एक भी नहीं होता। तो आपको बस ये है कि कंसिस्टेंट होना पड़ता है रेजिडेंसी के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम्स देते रहें सारे, इंशाल्लाह जब आपका नसीब होगा और जो दिन आपके लिए लिखा हुआ है उस दिन आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। सही है। अच्छा, उसके अलावा अभी एक बात मुझे और ये बताएं कि आपकी जो पार्ट 1 की जो पार्ट 1 रेजिडेंसी के बाद इंडक्शन जो होती है, तो उसके अंदर आप जो R1 से लेके R4 तक जो हमारे रेजिडेंट्स होते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? आपने जो चीज़ें फेस की, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि यहाँ पे लैकनेस थी, यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती थी, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? देखें, इसमें ये चीज़ें हैं कि आपकी जब भी
जैसे रेजिडेंसी आपकी स्टार्ट होती है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एफसीपीएस कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ सीपीएसपी में कुछ चीज़ें, कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है, उसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, साइनॉप्सिस आप अपना जल्द से जल्द अप्रूव कराएं, आप अपनी रेजिडेंसी के ईयर के हिसाब से पढ़ाई भी करें। फॉर एग्जांपल R1 रेजिडेंट को जो चीज़ें काम जो मिल रहा है वो चीज़ें वो साथ साथ पढ़ता भी रहे। लोग ये करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, बस काम करते रहते हैं। तो पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंसी के साथ आप अपना काम भी करें और आप अपनी पढ़ाई भी करें। और अच्छी चीज़ ये है कि रेजिडेंसी के साथ फुल टाइम कोई दूसरी जॉब ना करें। फुल टाइम दूसरी जॉब जैसे लोग क्लिनिक्स भी कर रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि दो चीज़ें, या तो आप अपनी रेजिडेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और पढ़ाई आपकी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बिल्कुल करनी है आपने, और अपने ईयर के हिसाब से अपने जो सिलेबस है उसको आप डिवाइड कर लें कि R1 में मुझे इतना पढ़ना है, R2 में मुझे इतना पढ़ना है, R3 में मुझे इतना पढ़ना है और R4 में मुझे इतना पढ़ना है, और साथ साथ अपना रिसर्च वर्क भी करते रहें, ताकि आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलें तो आपका सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो, आप अपने फर्स्ट पॉसिबल अटेम्प्ट पार्ट 2 में बैठ सकें। और अगर आपने तैयारी 4 साल में अच्छी की है, डेली 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, मोर देन इनफ है, तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि आपका एग्ज़ाम रुकेगा। What made you choose FCPS? देखें, इसमें ये है कि अब ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। जब मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा था तो मैंने कोई अपना गोल जो है सेट नहीं किया था कि मुझे आगे क्या करना है। जब मेरी हाउस जॉब ख़त्म होने लगी तो मैंने देखा कि आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, एक अच्छी इनकम बहुत जल्दी बहुत मुश्किल है। एफसीपीएस में एक अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट वो ये है कि आपको इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। सही। आपको जो आपकी जो सैलरी होती है बहुत अच्छी होती है। आप जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि बस अब मैंने बहुत सारे पैसे कमाने, मैंने अपने कुछ लोगों को पीछे से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ के पास घर का सपोर्ट नहीं होता, तो कुछ लोगों को घर को सपोर्ट करना भी होता है। ये बहुत ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो और कुछ लोगों को जो हैं ऐसा भी है कि उनके साथ जो दूसरे फील्ड्स के लोग हैं, इंजीनियरिंग के, कॉमर्स के और दूसरे लोग हैं, वो अच्छे अर्न कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद, तो वो ये भी देखते हैं, तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि यार हम इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो मैंने ये सारी चीज़ें फ़ोकस की, मैंने सारी चीज़ें देखी कि यार बहुत मुश्किल है चीज़ों को बहुत जल्दी अचीव करना, तो मैंने इस वजह से अपना एफसीपीएस की तैयारी की और एफसीपीएस में एंटर हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। ठीक है, मुझे आगे पढ़ना था, मुझे एज अ जनरल डेंटिस्ट काम नहीं करना था, और मुझे सर्जरी का शुरू से ही शौक़ था। तो शुरू से ही जब मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तब से ही मैं सोचता था कि मुझे सर्जरी में ही आगे अपना जो है करियर लेके जाना है, और मैं एज अ सर्जन मेडिकल फील्ड में आना चाहता था जी। तो मेन मेरा सेकंड थिंग ये थी कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी थी। पढ़ाई के साथ साथ फिर मुझे ये था कि मैं एज अ जनरल डेंटिस्ट नहीं रहूँ, काम करूँ और अपनी पढ़ाई भी मेरी चलती रहे। और ये टाइम जो था पढ़ाई का, ये बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि एक बार एज निकल जाती तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। सही। तो एक ये वजह थी कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी थी, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी, मुझे सर्जरी में अपना करियर आगे लेके जाना था, और एट द एंड ऑफ द डे पैसे भी बहुत मैटर करते हैं। एक जनरल डेंटिस्ट को पैसों को कब प्रायोरिटी बनाना चाहिए? देखें, पैसों का प्रायोरिटी शुरू में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप पैसों को प्रायोरिटी बनाएं अपनी। पहले आप अच्छा सा काम सीख लें, आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लें, पैसे खुद ब खुद आ जाते हैं आपके पास। अच्छा। अगर आपके स्किल्स अच्छी हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो जो पेशेंट का आप काम करते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, तो वो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स फिर आपके पास रेफ़र करता है, आपके पास पैसे ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने ग्रेजुएट होते ही मुझे इतने सारे पैसे कमाने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि बच्चों के जो माइंडसेट है वो ये है कि बस अब ग्रेजुएट हो गए, हाउस जॉब कर ली, अब पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। आप अपनी हाउस जॉब अगर आपने बहुत अच्छी सीखी है तो आपकी आधी स्किल्स तो वहीं डेवलप हो गई। फिर आप किसी अच्छे क्लिनिक में थोड़े टाइम के लिए अगर आप चाहें तो अटैचमेंट करें, अनपेड तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अनपेड काम करें, आपको थोड़े बहुत अगर वो पे कर भी रहे तो अच्छी बात है। और अगर आप अपना क्लिनिक सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप वो भी कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए फिर आपको साथ में कोई एसोसिएट अपने हायर करना पड़ेगा, जो आपसे थोड़ा सीनियर हो और जिसका काम अच्छा हो, ताकि आप अगर कहीं फंस रहे हैं तो आप वो काम उससे बोलें कि वो आपको वहाँ पे हेल्प करे। आपको रेस्क्यू करने वाला बंदा होना चाहिए आपके पास। पैसा शुरू में नहीं सोचना है, थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह ताला पैसा आपके पास खुद ही आता है। पैसा टोटली नसीब है। आपके मुकद्दर में जितने पैसे लिखे हुए हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं। सही। वो जो चीज़ आसमान पे अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी है ना, ज़मीन का कोई शख्स वो आपसे नहीं छीन सकता। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही। मेरिट की जहाँ तक बात है, मेरिट भी ऐसा है कि अगर आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं और अल्लाह ताला ने आपके लिए वो चीज़ लिखी हुई है, तो कोई शख्स आपकी वो चीज़ आपसे नहीं छीन सकता। बस सब्र करना है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये फरमाया, अल्लाह मा साबरीन, कि आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपके साथ है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर चीज़ों को अच्छे से लेके चलते हैं, अपनी स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, तो आप सक्सेस खुद ब खुद आपके पीछे आती है। सर, एक जर्नल साइंटिस्ट जस्ट ग्रेजुएट या हाउस ऑफ उसने कंप्लीट की हुई है अपनी, तो उसकी नेटवर्थ या उसकी इनकम के अंदर और एक एफसीपीएस की इनकम, एक एफसीपीएस जो कंसल्टेंट है उसकी इनकम के अंदर क्या फ़र्क है? देखें, वही वाली बात है, मैंने आपको दोबारा यही बात बोलूँगा कि पैसे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वो चीज़ है कि इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे जनरल साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे पैसे नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटली ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे। स्किल्स के ऊपर। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो मैंने वही बात की कि आपका नसीब आपको मिल के ही रहेगा, बशर्त ये है कि आप अपनी फील्ड में अच्छे हों, आपके पास काम अच्छा हो। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो आप पैसे खुद ब खुद बना लेंगे। इनकम में कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि एक कंसल्टेंट की इनकम बहुत ज़्यादा है, एक जनरल डेंटिस्ट की इनकम बहुत कम है, नहीं। आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपके पास इनकम अच्छी है, सीधी सी बात है, एंड ऑफ स्टोरी। अच्छा, उसके अलावा एक बात और प्लीज़ ये बताएं कि अगर कोई बंदा एफसीपीएस पास आउट है, जिसने एफसीपीएस किया हुआ है, पार्ट 2 उसका क्लियर है, ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट है, तो उसके लिए आगे क्या ऑप्शन हैं? वो किस 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 तरीके से किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर एज एन कोई भी काम मतलब इंरोल कर सकता है अपने आप को? देखें, आपका पार्ट 2 क्लियर हो जाता है, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप कंसल्टेंट बन गए, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। डेंटिस्ट्री में तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, क्योंकि डेंटिस्ट्री में हमारे पास जिन फील्ड्स में एफसीपीएस कराया जा रहा है वो तमाम टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है आपके पास कि जब आप एक टीचिंग सब्जेक्ट में अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, ठीक है। और जॉब्स के जहाँ तक ताल्लुक़ है, जॉब्स आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 क्लियर करने के बाद आप जॉबलेस हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि फील्ड ऐसी है कि टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं सारे, हर जगह रिक्वायरमेंट है। और कंसल्टेंट्स की तो वाकई हमारे मुल्क में बहुत कमी है, अच्छे काम की बहुत कमी है हमारे मुल्क में। हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी लेवल पे नहीं की जा रही है। तो अगर एक कंसल्टेंट आएगा आपके पास और आपका ट्रीटमेंट करता है, तो बहुत अच्छा काम करेगा वो आपका, और ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। पहली पोस्ट जो आपको मिलती है वो सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट मिलती है आपको। उसके बाद 2 साल बाद आप प्रमोट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे, और फिर आपकी जो जर्नी है वो चलती रहती है। सही। अच्छा, उसके अलावा एक बात और प्लीज़ ये बताएं कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं रेजिडेंसी की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर की ट्रेनिंग के अंदर क्या फ़र्क है? पे के अंदर, पेशेंट फ्लो के अंदर और ये तमाम चीज़ों के अंदर? देखें, ज़्यादातर जो हमारे डेंटल कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं, ठीक है। आप अगर डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो हर तरह का पेशेंट तकरीबन हर इंस्टीट्यूट में आ रहा है। तो पेशेंट फ़्लो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। जहाँ कम पेशेंट फ़्लो है वहाँ पे आप क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। आपके पास अगर दिन में 2 पेशेंट्स आ रहे हैं तो आप उनका काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप क्वालिटी वर्क देख रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फ़्लो है तो आप क्वालिटी वर्क नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्सपोजर ज़्यादा है आपका। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। कम पेशेंट में आप क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट में आपके पास पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा, आप नई नई चीज़ें देख रहे हैं। पे स्केल की जहाँ तक बात है तो हर हॉस्पिटल का अपना क्राइटेरिया है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ट्रेनिंग के दौरान भी मैं यही कहूँगा कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि ट्रेनिंग कहाँ की अच्छी है। जहाँ अच्छी ट्रेनिंग है, जहाँ पे सुपरवाइज़र अच्छे हैं,
सुपरवाइज़र तो सारे ही अच्छे हैं। सुपरवाइजर फ़र्क पड़ता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डायरेक्टली? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, आपके सुपरवाइज़र ही आपको वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। सुपरवाइज़र सारे अच्छे हैं, क्योंकि सीपीएसपी का एक क्राइटेरिया है सुपरवाइज़र जब वो बनाते हैं तो एक क्राइटेरिया पे बनाते हैं। सुपरवाइज़र सारे अच्छे हैं, तो बस ये देखना होता है कि कहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, कहाँ काम ज़्यादा नहीं हो पा रहा किसी वजह से। अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे फ़ोकस करें, बस पैसों को ज़्यादा फ़ोकस ना करें ट्रेनिंग के दौरान। एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो फिर आपने बहुत अच्छे पैसे वैसे ही बना सही लेने। सही। अच्छा, और उसके अलावा एक बात और प्लीज़ मुझे बताएं कि एफसीपीएस क्लियर करने के बाद कुछ मैंने लोगों को देखा है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मिडिल ईस्ट मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या उस तरफ क्या स्कोप है एक एफसीपीएस कंसल्टेंट का? देखें, कंसल्टेंट एफसीपीएस कंसल्टेंट का स्कोप मिडल ईस्ट में अच्छा यूँ है कि वहाँ पे जो इदारे हैं, वहाँ पे बहुत कम इदारे हैं, ना होने के बराबर, जो कि ट्रेनिंग करा रहे हैं ख़ुद अपने लोगों को और कंसल्टेंट्स बना रहे हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते इतने ज़्यादा, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास एफसीपीएस पार्ट 2 क्लियर करने के बाद। पार्ट 2 क्लियर करने के बाद आपने 2 साल का अपने मुल्क में एक्सपीरियंस लेना है पहले। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस तो मांगते हैं वो लोग आफ्टर पार्ट 2। ठीक है। मैक्सिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस लेना, उसके बाद आप मिडल ईस्ट जा सकते हैं। मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी पे है आपकी, वर्किंग आवर्स कम है आपके, वर्कलोड कम है आपके पास, और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा है मिडल ईस्ट जाके, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेटल हैं। तो मिडल ईस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस ये वजह है वहाँ जाने की कि वहाँ पे अपनी जो लोकल पब्लिक है वो वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर रही, वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान है, इंडिया है और बाकी जगह हैं, वहाँ से लोग एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं। बिल्कुल सही सही। और उसके अलावा आप हमारे जितनी भी अंडर ग्रेड हैं और पोस्ट ग्रेड वगैरह हैं, उनको आप कोई एडवाइस देना चाहें? देखें, एडवाइस बस यही दूंगा कि अब आप आ गए हैं इस फील्ड में, आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो आप बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करें। फील्ड बहुत अच्छी है और फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं इसमें आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शंस हैं और आगे जाके भी बहुत अच्छी लाइफ है। डेंटिस्ट को मैं जो देखता हूँ, जितने भी बड़े डेंटिस्ट हैं, उन सब की लाइफ बहुत अच्छी है, सही सही। सुकून है ज़िंदगी में। बस एडवाइस मेरी ये है कि अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, जितना मैक्सिमम आपको क्लिनिकल रोटेशंस पे काम मिल रहा है आप वो काम बहुत अच्छे से करें, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और जितना जल्दी हो सके अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हो जाएं। पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हो जाएं और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एज सून एज़ पॉसिबल कर लें, ताकि उसके बाद फिर आपको तो पता ही है कि एक अच्छी लाइफ आपके सामने आ जाती है। एक और चीज़ है, एक और ट्रैक भी है जो आप अपनी हाउस जॉब के बाद करते हैं, वो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए ख़ास तौर पे ये है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। शुरू के कुछ महीने या हो सकता है 1 आध साल उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर उनकी स्किल्स अच्छी हैं तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से ही इतने स्टेबल हो सकते हैं कि उनको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत ना पड़े। आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस ही आपकी लाइफ में इतना पीस ले आएगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ है। बहुत अच्छी फील्ड है डेंटिस्ट्री और इसको बिल्कुल भी जो है आप ये ना सोचें कि बहुत फजूल सी फील्ड है, डॉक्टर्स नहीं होते डेंटिस्ट, ये बात बिल्कुल नहीं सोचें। ये बात बोलते हैं, लोगों को बोलने दें, क्योंकि डेंटल पेन जिस इंसान को होता है वही डेंटिस्ट की कदर करता है। जब आप किसी इंसान के दांतों का दर्द मैनेज करेंगे, आप उसको दर्द से रिलीफ दिलाएंगे, तब उस इंसान को आपकी कदर महसूस होगी। तो बस यही है मेरा मैसेज कि बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना है इस फील्ड में आके। ये बहुत अच्छी फील्ड है और आप खिदमत खल्क बिल्कुल कर रहे हैं इसमें। अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे लोगों को दांतों का पेन रिलीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप एस्थेटिक्स में उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, वो उससे भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा कंजर्व होकर रहते हैं अपने दांतों की वजह से। मैंने देखा है लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे जो स्कूल में होते हैं या अपने कॉलेजेस में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजर्व होकर रहते हैं कि उनके दांत अच्छे नहीं हैं। फिर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट उनके दांतों को बहुत अच्छा बना देता है। तो उनकी जो समझें कि साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप आगे आएँ
और जहाँ तक बात है अर्निंग की, तो अर्निंग भी बहुत अच्छी है। बस जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। लोगों के पास, आई एम सॉरी टू से, जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं इनके पास स्किल्स नहीं होती इतनी, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए, बहुत ज़्यादा फेम मिल जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, जो उस फील्ड को अच्छे से जानता होगा वही उस फील्ड में आगे जो है तरक्की करेगा, ठीक है ना। अब आप इंजीनियरिंग में भी अगर देख लें तो हर इंसान को बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, सिर्फ उसी इंसान को जॉब अच्छी मिलती है जिसके पास उस फील्ड की पूरी नॉलेज होती है, उस इंसान के पास उस फील्ड की स्किल्स होती हैं। तो यही चीज़ डेंटिस्ट्री में भी है कि अगर आपके पास इसमें स्किल्स अच्छी हैं तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और अपने आप को बिल्कुल भी आपने मायूस नहीं करना, और बस फोकस रहें, पढ़ाई पे अपनी फोकस रहें, क्लिनिकल रोटेशन पे फोकस रहें। क्लिनिक करना है, क्लिनिक करें तो स्किल्स अच्छी डेवलप करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो पढ़ाई अच्छी करें और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर वाजिद फॉर मोस्ट बीइंग हियर। वेलकम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है मुझे कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर्सनली बीइंग डेंटल स्टूडेंट मुझे खुद बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हेजिटेट करते हैं सीनियर्स इंटरेक्शन में, और उनके बहुत सारे सवालात होते हैं जिनका आंसर आपने कर दिया है। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे, और चूँकि ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बात की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इसमें मज़ीद बात करेंगे, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह FCPS को और मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।